हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ स्विंग मशीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हम अपनी स्विंग मशीन को कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसको। अगर वो को ख़राब हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आती है स्विंग करने में या स्टिचिंग करने में, तो कुछ भी प्रॉब्लम आती है, हम उसको अपने आप से कैसे ठीक करें, क्योंकि हर वक्त सर्विस नहीं कराई जाती या हर वक्त सर्विस पर्सन अवेलेबल नहीं होता। तो वो चीज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं अपने आप, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को सारी मशीन के बारे में बताया था, लेकिन मेंटेनेंस रह गया था। तो इस वीडियो में हम लोग मेंटेनेंस कवर करेंगे कि मेंटेनेंस हम किस तरीके से अपनी मशीन को किस तरीके से मेंटेन करें, किस तरीके से केयर करें। सो लेट्स वी स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। इसमें हम सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन रीड आउट करेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि यानी कि जो हम मेंटेन करेंगे अपनी केयर करेंगे मशीन को, वो किस वजह से करेंगे, एक्चुअली प्रॉब्लम फेस करनी क्या होती है, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं हम, क्या किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं मशीन में जब हम लोग स्टिचिंग करते हैं, तो वो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ अ स्विंग मशीन हेल्प्स टू इम्प्रूव इट्स वर्किंग। तो जो मेंटेनेंस है और जो केयर है मशीन की, वो जो मशीन का जो वर्क है, जो प्रोसेस है, और जो उसकी मशीन के जो पार्ट्स हैं उनको इम्प्रूव करता है, उनको एक ग्रीस देता है। तो इसलिए हमें केयर करनी चाहिए ताकि हमारी मशीन की स्पीड बढ़े, या जिस स्पीड में थी वो उसी स्पीड में रहे, उसकी स्पीड स्लो ना हो और वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना करे स्विंग करते टाइम, स्टिचिंग करते टाइम। This consists mainly of cleaning, oiling and right handling, which contributes to good output, quality production and safety of the worker. तो जो केयर एंड मेंटेनेंस है वो क्या कंसिस्ट करती है, वो ओनली क्लीनिंग, ऑयलिंग, यानी कि हमारी मशीन क्लीन रहनी चाहिए, वो सिर्फ ये चीज़ मांगती है। ऑयलिंग मांगती है कि टाइम टू टाइम ऑयल डालना चाहिए मशीन, और बस यही तो चीज़ें मांगती है। और क्या मांगती है, चूँकि हमें टाइम टू टाइम करना चाहिए। जैसे कि हमारी बॉडी होती है, हमें टाइम टू टाइम फूड की ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, ताकि हमारी बॉडी को ग्रीस मिलता रहे, राइट, हम अच्छे से मूव कर सकें, हमारे बॉडी जो हमारे जॉइंट्स हैं वो मूव कर सके। तो इसी तरीके से हमारी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, मशीन होती है, इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं, इनको भी ऑयलिंग और मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है और केयर की ज़रूरत होती है। Care and maintenance is also necessary in order to operate the machine smoothly and for its long term use. तो जो केयर और मेंटेनेंस है उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जो ऑपरेट करते हैं हम मशीन को वो स्मूथली हो और काफ़ी टाइम तक चले। जब हम केयर और मेंटेनेंस करते हैं तो हमारा यही तो मोटिव होता है, या जब भी हम मशीन यूज़ करते हैं तो हमारा मोटिव होता है कि वो लॉन्ग टर्म चले, काफ़ी टाइम तक चले। अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं अपनी मनी को, अपने फाइनेंस, अपने कैश को इन्वेस्ट करते हैं उस मशीन पे, तो हम उम्मीद करेंगे कि वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चले, स्मूथ चले, हम जो जिस नीड के लिए हम उस मशीन को लेके आए हैं वो नीड पूरी करें और थोड़ी बहुत उससे रिलेटेड नीड्स भी पूरी करें। तो यही चीज़ होती है, हम यही चीज़ उम्मीद करते हैं मशीन से। तो वो चीज़ कैसे पूरी होगी जब तक हम उसकी केयर ही नहीं करेंगे, उसको मेंटेन नहीं करके रखेंगे। तो क्लीनिंग करना, अच्छे से उसको कवर करके रखना, डस्ट आ जाए तो डस्ट को क्लीन करना, मशीन भी वर्क करते करते सूख जाती है तो उसको ऑयलिंग की ज़रूरत होती है, उसको ऑयल डालना उसके सब पार्ट्स में ताकि वो स्मूथ चले। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ताकि मशीन लॉन्ग टर्म के लिए चले, काफ़ी टाइम तक के लिए चले और स्मूथ चले। It is very important to identify the swing defects such as upper thread break, bobbin, lower thread break, bunching of thread, skipped stitches, irregular stitches and stitches that are not performed properly, etc. for proper working of swing machine and good quality production. तो देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि किस टाइप का डिफेक्ट हमारी मशीन को हो रहा है या किस टाइप का डिफेक्ट आ रहा है जब हम स्टिचिंग कर रहे हैं। जैसे हमारा जो बॉबिन है उसमें नीचे की साइड थ्रेड टूट जाता है कई बार, या जो अपर थ्रेड होता है जो रील से आ रहा होता है वो थ्रेड टूट जाता है। तो और कई बार क्या होता है कि सिलाई जब हम करते हैं, जब नॉर्मल सिलाई करते हैं तो कई बार
उस जगह पर सिलाई होती ही नहीं है, काफ़ी बड़ी बड़ी सिलाई आने लगती है बीच बीच में, कहीं पर छोटी सिलाई आती है, कहीं पर बड़ी सिलाई आती है, तो वो चीज़ गैप आने लगता है। एक जगह कई सारी धागा जो है वो इकट्ठा होने लगता है, ऊपर से तो फिनिशिंग आ रही होती है लेकिन नीचे की साइड क्या होता है, धागा इकट्ठा होने लगता है, गांठें बन जाती हैं, तो बंचेज ऑफ थ्रेड, स्किप्ड, इरेगुलर स्टिच, तो ये इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो फेस करनी पड़ती है हम लोगों को जब हम अपनी मशीन को केयर नहीं करके रखते, मेंटेन करके नहीं रखते। तो ये इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो आती हैं, नीडल टूट जाती है अपने आप ही। तो ये सब किस वजह से होती हैं, कैसे होती हैं, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। दिस यूनिट डिस्कसेस द कॉज एंड डिफरेंट डिफेक्ट्स एंड द करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन। तो इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसके कॉज क्या है, यानी कि जो डिफेक्ट आ रहा है, जो प्रॉब्लम हमें फेस कर रहे हैं वो किस वजह से आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है और हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि कौन सा डिफेक्ट है ये, उसके बारे में जानेंगे और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। क्लीनिंग, ऑयलिंग एंड हैंडलिंग ऑफ स्विंग मशीन। तो क्लीनिंग करना, ऑयलिंग करना और हैंडलिंग यानी कि उसको ढंग से चलाना। जैसे कि कई बार कुछ होते हैं जिनको मशीन चलाना नहीं आता लेकिन मशीन पे बैठ जाते हैं, क्या करेंगे, जो हैंडल है उसको अलग तरीके से घुमाएंगे या जो निडल है वो लगाने नहीं आएगी। तो हैंडलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको किस हैंड में दिया गया है मशीन को, उसको भी आना ज़रूरी होता है और उसको भी डेमो क्लासेस लेनी ज़रूरी होती है। अगर आप डेमो क्लास नहीं लोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि मशीन को कैसे चलाना है, किस तरीके से हम उसको केयर कर सकते हैं। तो क्लीनिंग, ऑयलिंग और हैंडलिंग ऑफ स्विंग मशीन हम इसमें पढ़ेंगे। अ क्लीन, वेल ऑयल्ड स्विंग मशीन इज़ असेंशियल फॉर गुड आउटपुट एंड सेफ्टी। तो जो क्लीन है वो वेल ऑयल्ड स्विंग मशीन इज़ असेंशियल। जो स्विंग मशीन होती है उसको तेल की ज़रूरत होती है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग, उस मशीन के अकॉर्डिंग उसको जितना तेल चाहिए उसको उतना तेल प्रोवाइड करना होता है। हर महीने उसकी मेंटेनेंस की जाती है। अगर आपका वर्क बहुत ओवरलोडेड है या बहुत ज़्यादा वर्क में आप काम कर रहे हैं तो उसको हर महीने चाहिए होती है। अगर आप नॉर्मल डोमेस्टिक जो मशीन्स होती हैं उसमें 2-3 महीने में अगर मेंटेन कर रहे हैं, आप उसकी ऑयलिंग कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा जैसे फैक्ट्रियों में होती है उसमें हर वीक में क्लीनिंग होती है, हर वीक ऑयलिंग होती है उनकी, क्योंकि बहुत हाई लेवल पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं और स्टिच किए जाते हैं, तो इस वजह से उनको ऑयलिंग और क्लीनिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा मशीन में जब हम स्टिच करते हैं तो क्या होता है, कुछ फाइबर्स इकट्ठे हो जाते हैं नीचे, जिसकी वजह से जब हम स्टिच करते हैं तो वो नीचे से वो फाइबर्स उठाने लगता है। स्टिचिंग करते टाइम थ्रेड के साथ साथ वो फाइबर्स भी उठ के आते हैं। तो ये कुछ डस्ट होती हैं जो कि हमें क्लीन करनी चाहिए टाइम टू टाइम। द मेंटेनेंस ऑफ स्विंग मशीन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन प्रिवेंटिंग स्टिचिंग फॉल्ट्स। तो जो मेंटेनेंस है स्विंग मशीन की उसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि हमें जो फॉल्ट्स हैं स्टिचिंग के उनको भी ध्यान रखना चाहिए। When not in use, keep the machine covered with a suitable cover to prevent dust from settling on it. जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा काम फिनिश हो चुका है, अब मुझे इसको उठा के रखनी है, तो उसको हमेशा कवर करके रखें। कवर हमेशा लेके रखें मशीन का, और या वैसे मशीन के साथ आता नहीं है, आपको स्पेशली लेना पड़ता है, तो उसको मशीन को हमेशा कवर करके रखें, अदरवाइज़ उसमें डस्ट चली जाएगी। क्योंकि आप डस्ट को कहीं से भी बचा नहीं सकते हो, चाहे कितना भी कवर करके रख लेना, वैसे तो डस्ट आप बचा नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी ये है कि ओवरलोड नहीं होगी उस पर, मशीन पे डस्ट की। और उसमें जहाँ पर भी थ्रेड वगैरह है या निडल है, निडल के नीचे, फुट के नीचे हमेशा एक फैब्रिक लगा के रखना चाहिए ताकि जो निडल है वो हमारी ख़राब ना हो। बिना मतलब में मशीन को नहीं चलाना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं पर हमेशा ध्यान रखने चाहिए। इन सम ऑर्गेनाइजेशंस दिस इज़ डन बाय द ऑपरेटर्स बट इन अदर्स इट इज़ डन बाय द मैकेनिक। तो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर मशीन में हम वर्क करते हैं, जैसे जो एक्सपोर्ट हाउसेज होते हैं, तो उन पे क्या होता है, जो ऑपरेटर होते हैं जो मशीन पे काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने स्टिच करनी है तो मैं उसको क्लीन करके रखूँगी, मैं उसको ढक के रखूँगी, उसकी क्लीनिंग करूँगी,
उसको मेंटेन करके रखूँगी। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ जो मशीन को मेंटेन करता है वो अलग होता है, और जो उन मशीन पे वर्क करता है वो अलग होता है। जैसे कि मैंने मशीन पे वर्क किया और मैंने एक मैकेनिक बुला लिया, हर वीक या मंथली मैं उसको बुला लूँ और अपनी मशीन को ऑयलिंग और क्लीनिंग और उसको मेंटेन करवा दूँ कि वो स्मूथली चल जाए। देन नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी क्लीनिंग ऑफ स्विंग मशीन। स्विंग मशीन की क्लीनिंग किस तरीके से करें? While cleaning the machine, pay attention to the various part of the machine table or stand, the workstation, and even your hands to avoid soiling the material being swing, prevent accidents and damage to the machine. तो जब आप मशीन को क्लीन कर रहे हो तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, कुछ पार्ट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि टेबल है या स्टैंड है उसका मशीन का, उनका ध्यान रखना चाहिए। वर्क स्टेशन है, यानी कि जिस जगह पे आप उस पर मशीन पे वर्क करते हैं वो एरिया, उन जगह पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इवन योर हैंड टू अवॉइड सॉइलिंग द मटीरियल बीइंग स्विन, प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड डैमेज टू द मशीन। तो अपने हैंड्स भी क्लीन रखने चाहिए, और ये ना हो कि हाथ पे ऑयल लग रहा है तो क्या होगा, उससे फैब्रिक भी बेकार होगा और आपको भी हार्म होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये सारी चीज़ जो होती है इनका ध्यान रखना चाहिए। निडल है उसका ध्यान रखना चाहिए, फुट है वो हमारा ढंग से लगा है नहीं लगा है। तो ये कुछ बेसिक केयर होती है, कुछ मेंटेनेंस होती है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। These directions mainly hold true for the lock stitch machine, but they can easily be adapted to other machine types also. ये जो मेंटेनेंस है वैसे तो ये लॉक स्टिच मशीन के लिए होता है। लॉक स्टिच मशीन जो है हमारी नॉर्मल जो मशीन्स होती हैं उसमें हमारी नॉर्मल मशीन चलती है, चैन स्टिच चलती है उसमें जो नॉर्मल मशीन्स होती हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि जो हमारी नॉर्मल मशीन्स होती हैं उसमें हम चैन स्टिच करते हैं, लेकिन जो हमारी प्रोफेशनल या किसी पे स्पेशल वर्क करना है उसमें हमारी लॉक स्टिच मशीन वर्क करती है, यानी कि उसमें लॉक स्टिच की जाती है। तो जो लॉक स्टिच मशीन्स होती हैं उसमें ये चीज़ फॉलो की जाती है, लेकिन अगर आप इसको जो हमारी चैन स्टिच की जो मशीन होती है, जो नॉर्मल बेसिक मशीन्स होती है, डोमेस्टिक मशीन्स होती हैं, उन पे भी आपको फॉलो करना चाहिए। द मशीन शुड ऑलवेज बी केप्ट कवर्ड व्हेन नॉट इन यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डर्ट एंड डस्ट। जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी बताया कि अगर आप मशीन पे काम नहीं कर रहे हैं तो उसको हमेशा कवर करके रखें ताकि वो डस्ट से और डर्ट से प्रिवेंट रहे। क्या होता है कई बार कि डस्ट चढ़ने की वजह से उसमें एक रबड़ सी बन जाती है जो कि उतारनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ऑयलिंग की भी होती है, ऑयल डला हुआ होता है मशीन में, तो डस्ट के चढ़ने की वजह से वो रबड़ टाइप ऑफ मटेरियल बन जाता है, उसके अंदर क्रिएट हो जाता है अपने आप से, तो उसको उतारना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए उसको हमेशा मशीन को कवर करके रखना चाहिए, उसके पार्ट्स को कवर करके रखना चाहिए। Before attempting to clean the machine, it is wise to remove the needle to avoid the danger of swing into the finger during the cleaning process. अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मतलब ये समझ लीजिए कि बेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें जब भी मशीन क्लीन करनी है तो उसका फुट, प्रेशर फुट और निडल निकाल देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम जैसे जब हम ऑयलिंग करते हैं या हम क्लीनिंग करते हैं तो एक बार हम मशीन को ज़रूर चला के देखते हैं, तो क्या होता है अगर निडल उसमें लगी रहेगी तो मशीन भी ख़राब होगी, फ़ायदा कुछ नहीं है और हमारा हाथ भी आने का डर रहता है। तो इसलिए निडल और फुट उस मशीन में से निकाल देना चाहिए, उसके बाद उसकी क्लीनिंग करनी चाहिए। अब हमें क्लीनिंग करने के लिए किस किस मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा फ्लैट पेंट ब्रश, जो कि 1/2 इंच या 3/4 इंच वाइड होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। सेकंड आता है क्लीनिंग सॉल्वेंट और फ्लूइड, यानी कि जो जिससे मशीन क्लीन की जाती है वो एक सॉल्वेंट आता है, एक सॉल्यूशन आता है जिससे मशीन एकदम क्लीन हो जाती है, वो सॉल्वेंट। सॉफ्ट डिस्पोजल क्लॉथ, जो क्लॉथ होना चाहिए जैसे कि कॉटन हो गया ताकि उसको हार्श ना हो और उस पर स्क्रैच भी ना आए, तो सॉफ्ट डिस्पोजल क्लॉथ होना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर, ताकि जितने भी पेच लगे हुए हैं मशीन में उनको खोल के हम आराम से क्लीनिंग कर सकें, तो स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। स्विंग मशीन मैनुअल,
जो स्विंग मशीन के साथ एक मैनुअल आता है, एक बुक आती है जिसमें सारे मशीन के बारे में डिटेल लिखी होती है, कौन सा पार्ट कहाँ है, उसको किस तरीके से हम मेंटेन करें, ये सारी चीज़ इंस्ट्रक्शंस हमारे मैनुअल में लिखी होती है जो स्विंग मशीन के साथ आती है। एक बुकलेट होती है, उसमें सारे पार्ट्स के बारे में लिखा होता है कि किस पार्ट को क्या कहते हैं और उसको किस तरीके से लगाना चाहिए और किस तरीके से उसकी केयर करनी चाहिए, ये सारी चीज़ लिखी होती है। 6 आता है स्मॉल हैंडी वैक्यूम क्लीनर। जो स्मॉल हाथ का जो वैक्यूम क्लीनर होता है, यानी कि जो डस्ट को खींचता है, वो वैक्यूम क्लीनर होना चाहिए। तो ये वैक्यूम क्लीनर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि होना चाहिए क्योंकि हर एक के पास नहीं होता, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। पर जो ब्रश है आपका और आप सॉल्वेंट है, ये होना चाहिए क्योंकि आप पानी से नहीं कर सकते हो, जंग आने का डर रहता है, इसलिए पानी से आप नहीं कर सकते हो। या तो आप नॉर्मल रफली ऐसे ही डस्ट को क्लीन करें या फिर आपके पास सॉल्वेंट होना चाहिए, उससे आप क्लीन करें। डिस्पोजेबल क्लॉथ होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर और मैनुअल, ये 5 चीज़ें तो होनी ही चाहिए। आप इसको अवॉइड कर सकते हो, जो हैंडी वैक्यूम क्लीनर है उसको अवॉइड कर सकते हो, अदरवाइज बाकी ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। All dust and dirt can be removed by wiping the part out carefully with the cloth। तो जो डस्ट है और डर्ट है उसको रिमूव करना चाहिए किसकी मदद से, क्लॉथ की मदद से उस डस्ट को हटाना चाहिए केयरफुली, आराम से हटाएं क्योंकि हर पार्ट काफ़ी शार्प होता है और डर रहता है कि उंगली ना फंस जाए, बहुत स्पेस कम रहती है, तो इन सब चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि उंगली फंस जाए या ऐसा ना हो कि ब्रश लगाने के चक्कर में आप उस मशीन का पार्ट ही तोड़ दें। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखें, सॉफ्ट हैंड से क्लीनिंग करनी चाहिए। जैसे आप अपने फ़ोन की केयर करते हो इसी तरीके से अपनी मशीन की भी केयर करनी चाहिए और उसी सॉफ्ट हैंड से उसको क्लीन करना चाहिए, उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। बट इफ़ द मशीन इज़ क्लॉग्ड अ मोर केयरफुल क्लीनिंग इज़ नेसेसरी। अगर मशीन क्लॉग्ड हो जाती है यानी कि उसमें डस्ट भर जाती है और जिसकी वजह से ना वो आगे चल रही होती है और ना वो पीछे चल रही होती है, कई बार आता है ऐसा मशीन में कि ना तो वो आगे चल रही होती है और ना ही वो पीछे चल रही होती है, तो क्या होता है उसमें कुछ डस्ट जो है या कुछ थ्रेड्स जो हैं वो अंदर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से मशीन ना तो आगे चल पाती है और ना ही पीछे को हो पाती है मूव। तो ये क्लीनिंग का है, इसको मशीन को बिना चलाए इसलिए निडल निकाल कर क्या होता है, जो कई बार थ्रेड्स होते हैं वो निडल में फंस रहे होते हैं या जहाँ से निडल पेनिट्रेट होके आएगी अंदर जाके और फिर वापस आएगी तो उस जगह पे फंस जाते हैं। तो अगर हम विदाउट निडल हम उसको चलाएंगे तो वो इजीली निकल जाएगा, लेकिन अगर हम विद द हेल्प ऑफ निडल चलाएंगे, निडल लगा के चलाएंगे तो वो चीज़ और भी ज़्यादा फंसने का डर रहेगा मशीन में। तो निडल को और फुट को निकाल कर ही क्लीनिंग करें। कॉमन टूल्स लाइक अ स्मॉल ड्राई ब्रश और ओल्ड टूथ ब्रश एंड कंप्रेस्ड एयर एंड अ सॉफ्ट क्लॉथ आर यूज टू रिमूव डस्ट एंड लिंट। ये देखिए कुछ मटेरियल्स हैं, मैंने फ़ोटो अटैच की है ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। ये देखिए, एक तो छोटा ब्रश होना चाहिए, तो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिस जगह से बड़े ब्रश से नहीं निकल सकते उस जगह के लिए एक छोटा पॉइंटेड ब्रश होना चाहिए, एक बड़ा ब्रश होना चाहिए। ये हमारा ऑयलिंग के लिए है। अब ये देखिए ये वाला ब्रश है, ये हमारा ऑयलिंग के लिए। आप ईयरबड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ पर ब्रश नहीं पहुँच पाता और ब्रश से क्लीनिंग नहीं होती, वहाँ पर फैब्रिक की ज़रूरत होती है, तो फैब्रिक भी नहीं हम पहुँचा सकते, तो आप ईयरबड यूज़ कर सकते हो, ईयरबड से उस जगह को क्लीन कर सकते हो, तो वो आराम से क्लीन हो जाती है। तो इन टूल्स की आपको ज़रूरत पड़ती है जब आप क्लीनिंग करने बैठें, तो इन चीज़ों को हमेशा अपने साथ रखें ताकि आप लोगों को क्लीनिंग करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं।
सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।